तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसे एक राज्य मणिपुर की। नाम सुनकर लगता है जैसे रत्नों और चमक की बात हो रही हो, है ना? पर इसकी असली कहानी वो कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी है। आज हम इसी कहानी के कुछ पन्ने पलट कर देखेंगे। अच्छा, तो ये जो नाम है मणिपुर, ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब है रत्नों का शहर। इतना ही नहीं, इसे सनालीपक भी कहते हैं, जिसका मतलब है सोने की धरती। मतलब नाम से ही लगता है कि कितनी खूबसूरत और समृद्ध जगह होगी। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये जो रत्न है ना, इसकी कहानी में चमक के साथ साथ गहरे और कभी-कभी दर्दनाक विरोधाभास भी हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही साथ गहरे बंटवारे की भी गवाह है। तो मणिपुर को समझने की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले हमें वहाँ की ज्योग्राफी यानी उसके भूगोल को समझना होगा, क्योंकि सच तो ये है कि यहाँ की जमीन की बनावट ही यहाँ के लोगों की कहानी लिखती है। जरा इस पे नजर डालिए। मणिपुर का लगभग 90% हिस्सा पहाड़ी ही पहाड़ है और सिर्फ 10% हिस्सा एक घाटी है बीच में। सोचिए कितना बड़ा फर्क है ये। और अब जो बात सामने आएगी वो और भी दिलचस्प है। राज्य की 57% आबादी, मतलब आधे से ज्यादा लोग उसी 10% वाली घाटी में रहते हैं और बाकी की 43% आबादी उन 90% पहाड़ों में फैली हुई है। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और ये जो जमीन का बंटवारा है ना, ये सिर्फ जमीन का नहीं है, ये सीधे सीधे यहाँ के समुदायों से भी जुड़ा है। घाटी में ज्यादातर मेतेई समुदाय के लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का करीब 53% हैं, और पहाड़ों में वहाँ नागा और कुकीज़ोन जनजातियां रहती हैं। तो देखिए कहानी कैसे जुड़ रही है। पहले जमीन बटी, फिर समुदाय और अब धर्म। घाटी में रहने वाले मेतेई लोग ज्यादातर हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में रहने वाली नागा और कुकीज़ो जनजातियां ज्यादातर ईसाई धर्म का पालन करती हैं। चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखते हैं कि ये जो बंटवारा आज हम देख रहे हैं, ये समय के साथ और गहरा कैसे होता गया, खासकर 20वीं सदी में। मणिपुर का आधुनिक इतिहास काफी उथल-पुथल वाला रहा है। देखिए 1947 से पहले ये एक आज़ाद रियासत थी। आज़ादी के बाद 1947 में मणिपुर ने अपना खुद का एक लोकतांत्रिक संविधान भी बना लिया था। लेकिन फिर सितंबर 1949 में वहां के महाराजा ने भारत के साथ विलय के समझौते पर दस्तखत कर दिए और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1964 आते आते पहला हथियारबंद विद्रोही गुट बन गया और फिर जाकर 1972 में मणिपुर भारत का एक पूरा राज्य बना। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बहुत से मैतेई लोग भारत में हुए इस विलय को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि ये फैसला उनकी चुनी हुई सरकार से पूछे बिना ले लिया गया, और यही वो एक शिकायत है जिसने दशकों तक यहाँ संघर्ष की आग को जलाए रखा है। इससे विवादित विलय का नतीजा था भारत के सबसे लंबे चलने वाले विद्रोहों में से एक। कई अलग अलग गुट बने, सबकी अपनी अपनी मांगे। कोई पूरी आज़ादी चाहता था तो कोई अपने लिए अलग राज्य। और इस पूरे माहौल की वजह से राज्य में 20 से भी ज्यादा सालों तक AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू रहा। ये एक ऐसा कानून है जो सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा अधिकार देता है और यह हमेशा से ही काफी विवादों में रहा है। लेकिन इतनी मुश्किलों और संघर्ष के इतिहास के बावजूद एक और पहलू है मणिपुर का, वो है यहाँ की संस्कृति। इतनी जिंदादिल और असरदार कि इसकी छाप पूरी दुनिया पर पड़ी है। क्या आप जानते हैं कि आज हम जो पोलो का खेल देखते हैं उसका जन्म स्थान मणिपुर है? जी हाँ, यहाँ एक पारंपरिक खेल होता था, सगोल कांजेई। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इसे यहीं देखा, इसके नियम सीखे और फिर इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। है ना कमाल की बात? और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। यहाँ की संस्कृति के खजाने में और भी बहुत कुछ है। मणिपुरी डांस, जो भारत के सबसे बड़े क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है। थांगता, यहाँ की पारंपरिक मार्शल आर्ट। शुमांग लीला, जो एक तरह का ओपन एयर थिएटर है। और हाँ, चाखाओ, एक खुशबूदार काला चावल जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। तो ये सारी बातें हमें वापस उसी सवाल पर ले आती हैं, मणिपुर के उस गहरे विरोधाभास पर, जहाँ एक तरफ इतनी खूबसूरती और संस्कृति है और दूसरी तरफ इतना गहरा संघर्ष। 175। पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ये उन लोगों की संख्या है जो 15 सितंबर 2023 तक हाल में हुई जाति हिंसा में अपनी जान गंवा चुके थे। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुई इस हिंसा का असर बहुत भयानक रहा है। 60,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा।
हजारों घर और सैकड़ों पूजा स्थल जला दिए गए। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई किसी एक तरफ की नहीं है। इसके कई पहलू हैं, कई परतें हैं, अलग अलग गुटों की अपनी अलग अलग मांगें हैं। जैसे कुछ मैतेई विद्रोही भारत से पूरी आज़ादी चाहते हैं। कुकीज़ो समुदाय के लोग मणिपुर के अंदर ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वहीं नागा गुट चाहते हैं कि पहाड़ी इलाकों को ग्रेटर नागालैंड का हिस्सा बना दिया जाए। तो मणिपुर को भारत का रत्न तो कहा जाता है, पर सोचने वाली बात यह है कि किसी रत्न की असली पहचान क्या होती है? उसकी बेदाग चमक या उसका वो जटिल और दिलचस्प इतिहास जो उसे बनाता है? शायद यही वो सवाल है जो मणिपुर की पूरी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए है।